Good morning. पिछली क्लास में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक देखा था? संशोधन वाला हो गया था ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती वाला पढ़ाना था। ठीक है, उसको अभी हम लोग पहले एक दूसरे टॉपिक देख लेते हैं, छोटे छोटे हैं, पार्ट 21-22 तुरंत खत्म हो जाएंगे। और पीडीएफ अपलोड हो गया है आपके टेलीग्राम पर, ठीक है ना। तो आप लोग उसमें देख लीजिए, टेलीग्राम पर वीडियो अपलोड, मतलब जो पीडीएफ है वो अपलोड हो गया है। ये सब लोग वीडियो काहे ऑफ किए हो भाई? वीडियो ओपन करो सभी। हाँ ठीक है, देखो जगे सब, जग गए। हाँ। तो वीडियो कह रहे हैं यार, पीडीएफ अपलोड हो गया है आपके टेलीग्राम पर, ठीक है ना। तो उस पर देख लीजिएगा, 160 पेज का है, 160 पेज है टोटल, कंप्लीट है पूरा, ठीक है ना। तो एक साथ हमने कंबाइन करके अपलोड करवा दिया। शुरुआत के जो मेन है वो आपके बताए थे हमने, जो पार्ट है वो स्टार्टिंग वाले, अब छोटे छोटे पार्ट है, केवल 21-22 एक एक पेज का पार्ट है, ठीक है। मेन बड़े पार्ट में फिर वो केवल आपका एक वो पंचायत वाला आएगा, है ना। कोई बात नहीं, लाइट नहीं है तो कुछ नहीं, ठीक है, बस नेट चलना चाहिए तुम लोग का। कौन हम तुम लोग की सुंदरता देख रहे हैं कि सुंदर हो कि नहीं हो? सब सुंदर हो भाई, परेशान मत हो, तुम लोग सुंदर हो, ठीक है। दूसरा कहे या ना कहे, अपने आप को मानना चाहिए बस। तो लाइट वाइट से कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि कुछ लोग वो वीडियो ओपन रखोगे तो लगे तो पढ़ा रहे हैं, है ना, ऑफ करके बैठ जाते हो सब। जिसका नेट कम खर्च होता हो वो भैया वीडियो ओपन कर ले, ठीक है ना। तो सबका खर्च होता है सर, बहुत महंगा हो गया है सर रिचार्ज। तो चलिए इसमें देखते हैं, अभी हम लोग पंचायत वाली बात नहीं करते, अभी हम छोटे छोटे वो टॉपिक देख लेते हैं जो 21-22 वगैरह वाले हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, एक पार्ट है आपका पार्ट 16। देखो हम लोग कौन कौन से पार्ट देखे, जरा हम वो बता देते हैं आपको कि हम लोग जो पढ़ चुके हैं असल में, ठीक है। कौन कौन से पार्ट पढ़ा है हमने। तो एक हम लोग देखो पार्ट स्टूडेंट कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 क्लियर है। जो ना हुआ हो तो वो बताना, फिर हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा हम कवर कर चुके हैं। 1 कर चुके हैं, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 6, ठीक। 7 तो निरस्त है,
7 तो है ही नहीं, ठीक है। 8 हो चुका है, ठीक है। 9वां अभी नहीं हुआ है, ठीक है, 9वां नहीं हुआ है, ठीक है। तो 9वां वही सेल्फ वाला है, तो ये अभी नहीं हुआ है, इसको कराना है अभी, इसको हटा देते हैं, 7 का कोई मतलब नहीं है। 9वां, 10वां कुछ ज्यादा है नहीं उसमें, ठीक है। 10वां, 11वां ये अभी नहीं हुआ है, बट इनमें ज्यादा कुछ नहीं है। 11वां वाला थोड़ा बहुत है, लेकिन 10वें वाले में तो कुछ पढ़ने लायक आपके लिए नहीं है वैसा। फिर इसके बाद अगर देखोगे आप तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, इसमें से हमने आपको पढ़ाया है, ये तो सब हो चुके हैं, ठीक है। 8वां हो चुका है आपका। एक हो चुका है 14 वाला, जिसमें लोक सेवा आयोग और ये सब था, संघ लोक सेवा आयोग, और उसी में एक ट्रिब्यूनल था 14A वाला, वो हो गया है, ठीक है। आपका एक हो गया है संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन किसमें है? एक संविधान संशोधन में हो गया है, और एक आपातकाल, दोनों हो गया है, मतलब 20 वाला भी और 18 वाला भी, ठीक है। और इसके बाद एक हुआ है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज किसमें है? 17 में, ये हो गया है, क्लियर है। और बाकी आज हम लोग देखेंगे, ये बहुत इजी है, 19, 21, 22 एक एक पेज के हैं लोग, बस केवल आर्टिकल पढ़ना है। आपका मेन बचेगा इसमें से, अच्छा एक वित्त आयोग पढ़ा दिया है आपको। फाइनेंस वाला किस में है आपका? 13 में है या 12 में है? संपत्ति वाला 12 में है, तो 12 वाले में संपत्ति है आपका, ठीक है ना। तो वित्त आयोग वो उसी का पार्ट है, फाइनेंस वाला वित्त आयोग ही है, ठीक है। तो 12 वाले में है, पार्ट में। और बाकी हम लोग देखते हैं 15 में आपका निर्वाचन, चुनाव तो अभी हुआ नहीं, निर्वाचन नहीं हुआ ना अभी, इलेक्शन वो कराना है, तो इलेक्शन हो जाएगा। विशेष उपबंध ये 16 वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं आज का आपका ये 21, 22 वगैरह ये सब हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बड़े बड़े जो कराने थे वो करा चुके हैं, जो मेन मेन थे वो सब करा चुके हैं, ठीक है। कुछ बचे हैं जो छोटे हैं। सर कंप्लीट पीडीएफ भेज दीजिए। अरे और कैसे बताएं भाई, कैसे बताएं? अभी स्टार्टिंग में ही बोले हैं कि टेलीग्राम पर कंप्लीट पीडीएफ हमने सेंड कर दी है, 160 पेज की है। अब अगर कोई टेलीग्राम पे ऐड नहीं होगा तो वो ऐड हो जाना सर को मैसेज करके। पूरा कंप्लीट एक क्रम से भेजा है हमने, एक क्रम में कर दिया है, 1 से लेकर के 22 तक जो टोटल पार्ट है वो एक के बाद एक पूरे चैप्टर वाइज कर दिए हैं, ठीक है। तो अब आप उसको एक साथ निकलवा करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं स्टूडेंट, जरा सबसे पहले पार्ट 16 की बात करते हैं, क्या है इसमें। तो पार्ट 16 में 330 से 342 अनुच्छेद है। इसमें आपको अनुच्छेद याद करने होंगे स्टूडेंट, पहली बात बता दें, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि किसमें क्या प्रावधान है, ये याद करना होगा आपको। बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। जैसे अगर आप पार्ट 16 को देखें तो आपसे कहा जाएगा कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। ये कुछ वर्ग कौन? ये वो वर्ग हैं जो आरक्षण वाले हैं, मतलब जैसे SC ST वाले, जिनके बारे में बताया गया है। और एंग्लो इंडियंस जो हैं एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, हम आपको एक कंफर्म कर देते हैं। जैसे क्या हुआ था कि आजादी से पहले बहुत सारे अंग्रेज जो थे वो भारत में थे, और उन लोगों ने यहाँ पे शादियां की, ठीक है। उनके बीवी वगैरह थे, बच्चे भी थे। लेकिन जब आजादी हुई तो बहुत सारे अंग्रेज क्या थे, वो लौट गए। लेकिन यहाँ पर जो उनकी फैमिली थी, हिंदुस्तानी जो लोग थे वो यहीं रह गए, मतलब उनके पत्नी वगैरह, उनके बच्चे वगैरह सब यहीं रह गए, और अंग्रेज जो थे वो अपने इंग्लैंड लौट गए। यही लोग जो यहाँ रह गए हैं, जिनकी शादी अंग्रेजों से हो गई थी, वो लोग ही आंग्ल इंडियन है, उन्हें ही आंग्ल इंडियन कहा जाता है। तो वही जो प्रेजेंट में आपके उनके वंशज रहे होंगे, पीढ़ी जो चल रही होगी, उन्हीं को आंग्ल इंडियन कहा जाता है। अंग्रेज और इंडियन, अंग्रेज आदमी था, यहाँ की जो जिन औरतों से शादी किया था वो इंडियन थी, तो उनको कहा जाता है आंग्ल इंडियन, जो बच्चे हुए उनके, ठीक है। ये इस तरह से चीजें। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें आगे, अब एक एक करके इनके बारे में है, तो यानी कि पूरा जो 16 भाग है वो SC ST और एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है, इनके सीटों के बारे में, आरक्षण से रिलेटेड। समझिएगा, आर्टिकल 330,
आर्टिकल 330 लोकसभा में SC ST के सीटों का आरक्षण, लोकसभा में SC ST के सीटों का आरक्षण आर्टिकल 330 में है। ठीक है। 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का आरक्षण है। अब ये तो खत्म हो गया, अब तो ये कहाँ रह गया, अब इसमें तो चेंज हो गया ना, एंग्लो इंडियन की चीजें हटा दी गई हैं, जो 2 सीटें थी वो खत्म हो गई। लेकिन ओरिजिनल अगर अनुच्छेद में बात करें तो 330 में SC ST का सीटों का आरक्षण था, 331 में एंग्लो इंडियंस का था, आर्टिकल 332 विधानसभाओं में SC ST के लिए सीट था, विधानसभा मतलब राज्य में, और 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियंस, मतलब क्रम से है। देखो पहले SC ST का लोकसभा में है, फिर एंग्लो इंडियंस का है, फिर विधानसभा में SC ST का है, और विधानसभा में ही एंग्लो इंडियन का है, फिर क्रम से ही है। ठीक है। फिर 334 SC ST एंग्लो इंडियंस के संदर्भ में आरक्षण 10 वर्षों के लिए। तो 334 जो था आर्टिकल, इसमें प्रावधान किया गया था कि जो SC ST है इनको 10 साल का आरक्षण मिलेगा। ये आर्टिकल 334 में ही किया गया था। और आप देखेंगे कि हर 10 साल पे बढ़ा दिया जा रहा है, मतलब हर 10 साल पे बढ़ता जा रहा है आरक्षण जो है SC ST के लिए। जैसे पहले 50 में था तो 60 के लिए हुआ, फिर 60 में जैसे वो खत्म होने वाला था तो फिर 10 साल के लिए बढ़ गया, 70 तक हो गया, फिर 70 में 10 साल के लिए बढ़ गया तो 80 के लिए हो गया, फिर 80 से हो गया तो फिर 90, इस तरह से वो 10-10 साल में क्या होता गया, बढ़ता गया। ठीक है। तो 10-10 साल में वो आरक्षण बढ़ता गया है। आज की डेट में ये आरक्षण अब 2030 तक हो गया, 2020 में खत्म हो रहा था, तो अब 10 साल के लिए फिर बढ़ गया है। ठीक है, 334। लेकिन इनको इनका वाला खत्म कर दिया गया है, एंग्लो इंडियंस वाला। SC ST का तो चल रहा है, एंग्लो इंडियंस का खत्म कर दिया गया है। तो ये एक संशोधन हुआ है, 104 संशोधन, 104वां संशोधन हुआ है। और उस संशोधन के तहत हम लोग देखते हैं कि इसमें जो सीटें हैं वो इनकी हटा दी गई हैं, एंग्लो इंडियंस की। SC ST का चल रहा है, 10 साल के लिए बढ़ गया है 2030 तक। अब 2030 जैसे ही खत्म होने वाला होगा तो फिर देखा जाएगा, हो सकता है फिर 10 साल के लिए हो जाए, क्योंकि एक आर्टिकल 334 ये प्रावधान करता है 10 वर्षों के लिए कि आप एक बार में 10 वर्ष के लिए ही बढ़ाएंगे। एक बार में जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए ही बढ़ता है। अगर फिर आगे बढ़ाना है तो फिर आपको आगे चल के उसको फिर बढ़ाना हो, ये ऐसे चलता है। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत। लेकिन एंग्लो इंडियन वाला खत्म कर दिया गया है, तो ये है विशेष प्रावधान। 335 आर्टिकल में क्या बोला गया है, नौकरी या सेवा तथा प्रमोशन में SC ST का आरक्षण। ठीक है, कि उनको जो आरक्षण वगैरह है वो इसके लिए मिलता है 335 के तहत। 336 में सेवा तथा प्रमोशन में एंग्लो इंडियन, मतलब अगर आप ध्यान दो तो एक बार SC ST की बात हो रही है और उसके जस्ट आगे वाले में किसकी बात हो रही है, एंग्लो इंडियंस की बात हो रही है। तो पूरा चैप्टर ही हमारा इसी बारे में है, मतलब ये जो भाग है ना, भाग 16, वो इन्हीं दोनों के बारे में ही है, SC ST और एंग्लो इंडियन, इन्हीं के ऊपर ही ये पूरा पार्ट है 16। ठीक है। फिर उसके बाद 337 में क्या बात हुई है, एंग्लो इंडियंस के लिए शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षा की बात हुई है। 338 में क्या हुआ है, SC के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और ST के लिए गठन किया जाएगा। तो 338 के तहत SC के लिए था, एक अनुच्छेद बढ़ाया गया 338A उसी में, और उसमें ST के लिए कर दिया गया। तो ST के लिए जो आयोग का गठन है वो ये, जो ये देखेंगे कि क्या ST के लिए सब चीज सही चल रही है या नहीं चल रही, SC के लिए सब चीज सही चल रही है या नहीं चल रही, ये इस अनुच्छेद के तहत। 339 SC और ST का प्रशासन देखना था, सही तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, उनके कल्याण के लिए काम करना था, उनको समाज में सही जगह मिले। ठीक है, यह सब केंद्र का कर्तव्य होगा कि केंद्र को यह देखना है कि जो भी SC ST हैं या पिछड़े वर्ग हैं उनके बारे में वो ध्यान देते रहें। 340 में OBC के संबंध में आयोग बना, पिछड़ा आयोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से आर्टिकल के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया OBC के लिए। तो 340 आर्टिकल नंबर 340 पार्ट 16 में 340 जो अनुच्छेद है उसमें ये बात की गई है। ठीक है। 341-42 ये क्या कहता है, ये वो कहता है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी को SC या ST घोषित करने का जो पावर है, मतलब कोई क्षेत्र है अगर उसको वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना चाहते हैं या उसको वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना चाहते हैं, तो ये पावर राष्ट्रपति के पास है। तो 341 के तहत वो क्या कर सकते हैं, किसी जाति को SC घोषित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यपाल की सलाह लेनी होगी, और अगर उन्हें ST घोषित करना है तो भी वो राज्यपाल की सलाह से करेंगे। कौन से आर्टिकल से, 42।
तो 341 में एससी के लिए है, 342 में 341 में एससी के लिए, 342 में एसटी के लिए, ठीक है ना। और अगर ऐसा कोई संशोधन करना है इन सूचियों में, ये जैसे एससी की कोई लिस्ट बन गई, एससी लिस्ट कोई बन गई, एसटी की कोई लिस्ट बन गई, और इन लिस्ट से रिलेटेड अगर कोई संशोधन करना है तो ये सारा संशोधन कौन करेगा? संसद करेगा। मतलब अगर तो वो संसद के पास पावर है कि वो कानून बना करके ऊपर नीचे जो करना है वो करना है, ठीक है। तो इतना है आपके पार्ट 16 में बस। तो पार्ट 16 जो है आपका, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, तो इस वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का मतलब हमारा है एससी और एसटी और एंग्लो इंडियन। तो इनके लिए हमारी बात हुई है इसमें, और सारे आर्टिकल इनके लिए है। एक आर्टिकल एससी एसटी के लिए, तो अगला वाला एंग्लो इंडियन है, फिर एससी एसटी, तो फिर एंग्लो इंडियन, क्रम से चलता चला जाएगा। और इसमें और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल कोई इसमें पॉइंट नहीं है, ये याद करना होगा आपको। अब ये क्या होगा कि अब ये जरूर आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से आर्टिकल में किसकी बात हुई है। अच्छा, एक अगर हम इंपॉर्टेंट बता दें, इसमें भी एक दो पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखने ही रखने हैं, तो वो एक ये 331 ये वाला, 334 ये वाला, ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आओ 340 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 आर्टिकल जो है आपके यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके ध्यान रखने होंगे, ठीक है, जो 16 वाला पार्ट है आपका। तो पार्ट 16 में किसकी बात हुई है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, मतलब आरक्षण से रिलेटेड, उनके शिक्षा के बारे में, उनके प्रमोशन के बारे में, उनके नौकरी के बारे में। किस आर्टिकल में क्या बात हुई है वो आप देख लिए, ठीक है। तो समझ गए सब लोग? ये याद करना, ये समझ गए होगे भैया, और कुछ इसमें है नहीं। आपको सीधे ये अगर पूछा जाएगा कौन से आर्टिकल में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण था, तो अब आर्टिकल याद होगा तभी बता पाओगे, और कोई इसमें उपाय ही नहीं है आपके पास। कौन से आर्टिकल में हमने ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात की है, तो आपको पता होगा 340 में की है, तभी तो बता पाओगे। क्लियर है? लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के सीट के लिए किस में बात हुई है? 331 आर्टिकल में बात हुई है। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी को एससी क्षेत्र घोषित कर सकते हैं? 341 में। किसके तहत वो एसटी क्षेत्र घोषित कर सकते हैं? 342 में। अगर किसी लिस्ट में कोई संशोधन करना है तो किसके पावर है? पास पावर है, संसद के पास पावर है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी होंगी। भाग 16 इतना है आपके पास, ये कंप्लीट होता है भाग 16 में, ये है, ठीक है। चलिए अगला आप देखिएगा, इसमें एक अगला पार्ट है भाग 19। भाग 19 में क्या है आपके पास? 361 से लेकर 367 तक आर्टिकल है, ठीक है। कुछ मेन बातें हुई है इसके अंदर, आप ये भी देखेंगे कि क्या बातें हुई है, जरा देखना जरा इसमें, ठीक है। तो 361 में क्या बात हो रही है? आर्टिकल 361, राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के फौजदारी मुकदमा के लिए न्यायालय का सामना नहीं करना पड़ेगा, अर्थात न्यायालय से संरक्षण है। ये बार बार आपने पीछे हम लोग जब पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट वाला टॉपिक, अगर याद हो तो उसमें हम लोग ये बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट को उनके कार्यकाल के दौरान मतलब न्यायालय में नहीं भेजा जा सकता या उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये बात की थी हमने। यही वो आर्टिकल है 361 आर्टिकल ही हमें ये कहता है कि जब इनका कार्यकाल चल रहा होता है, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, या कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जो बाहर से आ रहे होते हैं, किसी दूसरे देश से भी आए हैं, तो इनके ऊपर आप मुकदमा नहीं चला सकते, फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते, क्रिमिनल वगैरह वाला। सिविल चल सकता है, लेकिन सिविल तब चलता है जब इन्होंने पर्सनल लेवल पे कोई काम किया हो। तो आर्टिकल 361 हमें ये बताता है, आपको ये ध्यान रखना है कि किस आर्टिकल से हमें ये पता चलता है कि इन लोगों के ऊपर न्यायालय में वो मुकदमा नहीं चलता है। आर्टिकल 361 पार्ट कौन सा? 19, भाग 19 में बात हुई है ये, ठीक है। 362 में क्या बात हुई थी? भारतीय राजाओं को विशेष संरक्षण, लेकिन अब तो खत्म है, क्योंकि राजा तो अब है नहीं। यह उस समय बना था जब राजा महाराजाओं वाला सिस्टम था, बट अब तो है नहीं वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए 363 ऐसी जगहों के बारे में बात हुई है जो केंद्र के अधीन रहेंगे, मतलब बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं वो केंद्र के अधीन रहेगा, राज्य के अंदर अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे तो 363 में ये बता रहे हैं कि कोई अगर अंतरराष्ट्रीय संधि है या कोई न्यायालय, अच्छा बंदरगाह अगले वाले में है,
इसमें संधि वगैरह की बात हुई है। कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है तो इस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। इंटरनेशनल अगर ट्रीटी होती है तो कोई ये ना, मतलब न्यायालय ये ना कहे कि आप ये ट्रीटी क्यों कर रहे हैं, ये मुद्दा संसद का होगा, यानी कि मंत्रिमंडल का मुद्दा होगा। ये वो लोग समझें कि कैसे चीजें चल रही है। तो 363 नहीं करेगा। 364 में ये बताया गया है कि बड़े बंदरगाह या जो एयरपोर्ट वगैरह है ये केंद्र के अधीन रहेंगे। मतलब 364 में ये बताया गया कि जो बड़े बड़े बंदरगाह है देश लेवल पर और जो एयरपोर्ट वगैरह है वो किसके अधीन होंगे, वो केंद्र के अधीन होंगे, सेंट्रल के अधीन। तो ये बात हमें 364 से पता चलती है। ठीक है। 365 हमें ये बताता है कि केंद्र अगर कोई निर्देश देता है राज्य को, सेंट्रल अगर वहां से कोई निर्देश किसी राज्य को दिया जाता है तो उस राज्य को वो निर्देश मानना है, वो मना नहीं कर सकता। तो ये बात हुई है 365 में कि राज्य जो है वो केंद्र के दिशा निर्देशों को पालन करने के लिए बाध्य होंगे। बाध्य का मतलब मानना ही है इनको, ये मना नहीं कर सकते उस चीज को। तो जो भी केंद्र उनको दिशा निर्देश दे वो उसको माने, ये है इसका मतलब। 366 में कुछ परिभाषाएं वगैरह दी गई है, डेफिनेशंस वगैरह दी गई है। जैसे एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, उधार के बारे में बताया गया है, ऋण क्या होता है, शुल्क फीस जो ली जाती है वो क्या होती है, टैक्स क्या होता है, चंदा चैरिटी जो दिया जाता है, अनुदान सहायता राशि। तो ये मेन वो आर्टिकल है जो हमारे इस पार्ट में हुआ है। इतना ही है पार्ट 19 में। तो भाग 19 में आपके इन आर्टिकल्स के बारे में है और क्या क्या बात हुई है आप समझ गए होंगे। अगर हम आपसे पूछें कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो ये बताता है कि जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं और जो राष्ट्राध्यक्ष हैं दूसरे हुआ है न्यायालय में मुकदमा से, तो हम कहेंगे आर्टिकल 361 है। सिंपल सी बात। 362 में क्या बात हुई थी कि अब तो खत्म हो चुका है क्योंकि राजाओं को संरक्षण मिला हुआ था, उनको मुकदमा वगैरह नहीं चलाना है, लेकिन अब वो खत्म है क्योंकि राजा नहीं है। 363 में क्या बात हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि वगैरह है उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। 64 में क्या बात हुई है, जो बंदरगाह वगैरह एयरपोर्ट है वो केंद्र के अधीन रहेंगे। 65 में क्या बात हुई है, जो भी केंद्र निर्देश देगा राज्यों को वो उनको मानना होगा। 366 में आपकी क्या बात हुई है, कुछ परिभाषाएं बात हुई है। कंप्लीट। ये है पार्ट 19। बात समझ में आई सबको? इतना ही है। तो 361 से 367 मेन आर्टिकल जो आपको ध्यान रखने होते हैं इतना है। तो पार्ट 19 ओवर हो गया। पार्ट 16 आप समझी गए। पार्ट 16 में क्या था आपका, मेन आपका था SC/ST का और एंग्लो इंडियंस। हाँ, रिवाइज करते रहिएगा नहीं तो आर्टिकल भूल जाएंगे। रिवाइज करते रहना नहीं तो आर्टिकल भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो 19 कंप्लीट हुआ। अच्छा, आते हैं हम लोग स्टूडेंट भाग 21 को देखते हैं, जो टेम्पररी वाला बात होता है, अस्थायी विशेष प्रावधान, टेम्पररी वाला भाग 21 में। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो देखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 369 से 392 है। अब सारे आर्टिकल तो आपको रखने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, जो जरूरी है वही ध्यान रखना। ठीक है ना, बहुत पढ़ने के लिए है। 369 से 392। अच्छा, यही वो पार्ट है जिसमें जम्मू कश्मीर की बात हुई, क्योंकि आर्टिकल 370 इसी में आता है, भाग 21 में। आप अगर भाग 21 देखोगे तो भाग 21 में ही अस्थायी क्यों लिखा है, टेम्पररी था ये। मतलब ये कहा गया था कि परमानेंट नहीं रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको हटा सकते हैं, इसीलिए इसको टेम्पररी वाले में रखा गया था 370 को। तो 369 से 392 आर्टिकल ये आपके भाग 21 में है। 369 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है और इसका एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल 370 है। ये दो ही मेन जो आर्टिकल आपको इस पार्ट में देखने को मिलते हैं। 369 में क्या बात हुई है कि राज्य से संबंधित कोई भी अगर कानून बनाना है तो संसद 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है, देखो, एक था केंद्र सूची, आपको बताया था हमने, और एक दूसरी सूची थी राज्य सूची, तीसरा कौन सा था, समवर्ती। ठीक है, समवर्ती सूची। तो अब अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट, तो केंद्र सूची पे कानून कौन बना सकता है, केंद्र बना सकती थी। राज्य सूची पे कौन बना सकता था, राज्य बना सकता था। और समवर्ती पे क्या बना सकता था, दोनों बना सकते थे। लेकिन 369 आर्टिकल ये कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य स्टेट लिस्ट जो है, जो इस पर राज्य कानून बनाता है, उस पर केंद्र कानून बना सकता है 1 साल के लिए। ये वाला आर्टिकल पावर देता है, आर्टिकल 369, कि अगर केंद्र चाहे
तो राज्य सूची से संबंधित विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकता है। ये बात हुई है। आर्टिकल 370 पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को आधारित है। तो जम्मू कश्मीर पे जो भी मेन बातें हुई हैं वो सब आर्टिकल 370 में है। यही आपके न्यूज में बहुत चल रहा था, आर्टिकल 370 सुने ही होंगे, हटाया गया था और ये सब चीजें करके विशेष प्रावधान जो थे वो हटा दिए गए। अब वो देखो जरा क्या विशेष प्रावधान थे, जरा आप ध्यान से समझो। पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझना, ठीक है। जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को ये भारत का अंग बना था। ये वीडियो ओपन करो तुम लोग जरा, तो हम बंद कर रहे हैं क्लास, ठीक है, हम क्लास ही बंद कर रहे हैं तुम लोग की। किसको पढ़ा रहे, भूतों को पढ़ा रहे क्या? पता ना चल रहा किसको पढ़ा रहे हैं। खुद बोल रहे हैं, खुद ही को देख रहे हैं। हाँ अब ठीक है, रंग बिरंगा देखो दिख रहा है। क्या तुम लोग यार बिल्कुल गायब हो जाते हो, सामने रहते हो तो थोड़े रंग बिरंगे लोग दिखते रहते हैं, है? चलो ठीक। ज्योति, मनीष, सूरज, संदीप, अदिति, पुष्पा, ओ पुष्पा, पुष्पराज, ठीक है, ओके। पिंकी यादव, नोकिया, राफिया, आशा। मूवी देखे कि नहीं पुष्पा पुष्पराज? देख लिए? बढ़िया है मूवी, ठीक है, देखने लायक, वन टाइम देख सकते हैं। हम देख लेते हैं, हम इन सब में पीछे नहीं रहते हैं। जो काम की चीजें हैं वो है, अब सब नहीं, अब ये नहीं कि हाँ तरीका थोड़ा मिल नहीं रहा सर। ठीक है, हाँ आईडी ले लो हमसे, देख लो, ठीक है। हाँ यस सर। समंथा ने 5 करोड़ लिया था उस गाने के लिए, पता है कि नहीं? 5 करोड़ उस गाने के लिए लिया था। ऐसी वैल्यू बनाओ ना, एक गाने के लिए खाली बताओ 5 करोड़ की वैल्यू, ठीक है। पूरी मूवी में कोई और है और वो जो गाना बना है उसके लिए उसने 5 करोड़ ले लिए। चलो तो देखते हैं हम लोग इसमें। 369 क्लियर हुआ सबको? 370 में जम्मू कश्मीर की बात हुई है। कुछ बेसिक पॉइंट है। बेसिक पॉइंट क्या है? जम्मू कश्मीर भारत का अंग कब बना? 26 अक्टूबर 1947। अगर हम लोग आजाद हुए थे 15 अगस्त और 26 अक्टूबर को फिर ये बन गया था। अगले ही नवंबर में, नेक्स्ट मंथ जो था, संविधान पारित हुआ था। आपको पता है कि उस समय जम्मू कश्मीर का संविधान अलग, एक विशेष दर्जा मिला था ना उसको, 370 के तहत ही विशेष दर्जा दे दिया गया था, और अब तो हट गया है। ओके, तो ये अच्छा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को क्या बोलते थे? सदर रियासत, ध्यान रखिएगा, उसके राज्यपाल को सदर रियासत कहा जाता था। और 1965 के बाद उसको राज्यपाल कहा गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि उनके राज्यपाल को क्या कहा जाता था? सदर रियासत कहा जाता था, ठीक है। जम्मू कश्मीर 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, मतलब ये अपने उसमें जो मंत्रिमंडल था उनका वहां पर वो कर सकता था। जम्मू कश्मीर में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में हटा नहीं था, ठीक है। और ये सब चीजें, यही तो सब विशेष था ना प्रावधान, विशेष राज्य का जो दर्जा था 370, वो यही सब तो था। दोहरी नागरिकता थी, इनको वहां की भी नागरिकता मिलती थी और देश की भी मिलती थी। मतलब भारत की भी नागरिकता थी इनके पास और इनके अपने जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता थी, तो दोनों की नागरिकता थी इनकी, ठीक है। ये तब की बात हो रही है जब ये 370 आर्टिकल नहीं हटा। क्लियर है? अच्छा, फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों को विशेष छूट थी, आप सबको पता ही होगा। कौन व्यक्ति नागरिक है या नहीं है इसका निर्धारण कौन करेगा? ये उनकी विधानसभा करेगी। हमारे देश के कानून से इनको मतलब नहीं था। ये निर्धारण कौन करना था? जम्मू कश्मीर की विधानसभा तय करेगी कि कौन यहाँ का स्थायी नागरिक है या कौन नहीं है। ये उनके पास पावर थी, ठीक है। और ये बात किसके तहत होती थी?
35A के तहत। इसलिए आपने दो आर्टिकल पढ़ा होगा, एक आपने आर्टिकल पढ़ा था 370 और साथ में आपने पढ़ा था 35A। तो 370 आर्टिकल वो था जिसमें विशेष प्रावधान है, ये जो मेन ऊपर रख के हम लोग पढ़ रहे हैं, महिला सदस्यों को नाम मनोनीत करना, संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार, दोहरी नागरिकता, ठीक है, कहीं भी जाने की आने जाने की इनको छूट होना, 370 की बात हो रही है। 35A में ये निर्धारित करना था कि कौन जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक होगा और कौन नहीं होगा, ये उसमें निर्धारित करना था। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना आपको। तो चलिए बात हो गई यहां तक। आप अगर ध्यान से देखें तो भाग 6 जो है हमारे संविधान का पार्ट 6 में हम लोगों ने किसके बारे में बात की? स्टेट के बारे में बात की है, लेकिन राज्य में जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। देखिए अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा जब दी गई थी कि भारत में कौन कौन राज्य होगा, तो सबको शामिल किया गया, लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक अलग दर्जा मिला हुआ था 370 में। तो संविधान के भाग 6 के अध्याय 1 के अनुसार अनुच्छेद 152 में राज्य को परिभाषित करते हुए जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। मतलब एक अलग ही माना जा रहा था, भले भारत का एक था लेकिन राज्य के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसकी संविधान अलग थे, पीएम था वहां निर्धारित, ये सब चीजें चला करती थी। अनुच्छेद 368 के तहत 308 के तहत भाग 14 में भी राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। कुल मिला के हमारे संविधान में राज्य का जो दर्जा दिया जा रहा था या राज्य पद था, वो स्टार्टिंग में नहीं था, मतलब उसको एक अलग ही माना जा रहा था। संविधान में एक स्पेशल दर्जा दे दिया था जब जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो आर्टिकल 370 के तहत ये सारे प्रावधान कर दिए गए थे। धीरे धीरे फिर चीजें देखी गई थी और फिर उसको शामिल किया गया था। ठीक है, कब समाप्त किया गया आपको रिकॉल करा देते हैं। 6 अगस्त 2019, अभी रिसेंट में जब बात हुई थी, तो 6 अगस्त 2019 संसद के संस्तुष्टि से राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया। यही जो 370 आर्टिकल के तहत उसकी विशेष स्थिति हटाई गई है, स्पेशल दर्जा, और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये 2019 में ही बात हुई थी, अभी रिसेंट में, आप लोगों को अगर याद हो तो। 370 के सभी खंड अब प्रचालन में नहीं रहेंगे, ये जितने विशेष दर्जे थे ये सब खत्म कर दिए गए, यानी इनकी दोहरी नागरिकता, ये तय करना कि कौन वहां का नागरिक होगा नहीं होगा, ये सब खत्म हो गया। अब कोई भी वहां का नागरिक हो सकता है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है ना? तो ये हमारा किसके द्वारा हुआ? 2019 में एक पुनर्गठन आया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। कब प्रभावी हुआ? 31 अक्टूबर 2019। इस दिन ये लागू हो गया और इसी दिन से ये सारी चीजें शुरू हो गई। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी बनाए गए, है ना, और राज्य का दर्जा इसका हटा दिया गया जम्मू कश्मीर का। तो अब आपके काम का एक चीज ये है कि किस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। तो आप याद रखेंगे 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हुआ, और इसी के तहत 370 आर्टिकल जो है उसके सारे प्रावधानों को मतलब पहले ही खत्म कर दिया गया था, और इस वाले में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया और एक नया यूनियन टेरिटरी बना लद्दाख। तो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो का सृजन हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ आर्टिकल हैं जो हमने लिख दिए हैं, ये आर्टिकल आप आराम से पढ़ते रहिएगा, हो सकता है एक दिन में याद ना हो, और लेकिन इतना बता दें कि एक ही आर्टिकल में सब कुछ डिफाइन है, 371 आर्टिकल में, उसी के अंदर ABCD लिखा गया है। 371 महाराष्ट्र गुजरात के लिए विशेष उपबंध, दो राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। 371A नागालैंड के लिए, B असम के लिए, C मणिपुर के लिए, D आंध्र प्रदेश के लिए या तेलंगाना के लिए, E सिक्किम के लिए, F मिजोरम, G अरुणाचल प्रदेश, H गोवा के लिए, I कर्नाटक के लिए। मतलब एक ही आर्टिकल के कई पार्ट किए गए, 371 ABCDEFGH IJKL, मतलब जहां तक गुजारा है I तक। अब ये देखो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये आप याद कर पाओगे तो कर लोगे, हम याद नहीं करा सकते। ठीक है ना, हम केवल बता ही सकते हैं। अब इसमें आपको एक लिखा हुआ है, अब ये आपका काम है
कि आपको अगर पूछा जाए कि सिक्किम के बारे में किसमें प्रावधान है, तो अब आपको ये याद होना चाहिए कि 371 के अंतर्गत सिक्किम के लिए है। अगर हम बात करेंगे आपसे असम के लिए कौन से आर्टिकल में बात हुई है, तो 371 में बात हुई है। अगर हम आपसे कहेंगे गोवा के लिए कौन सा विशेष उपबंध किया गया है, तो 371 में किया गया। ठीक ये वैसा ही है जैसा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किस आर्टिकल में किए गए, 370 में। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किसमें किए गए, 370 में। तो असम के लिए कौन से आर्टिकल में विशेष प्रावधान किए गए, सिक्किम के लिए कौन से आर्टिकल में विशेष प्रावधान किए गए, अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन से आर्टिकल में प्रावधान किए गए, गोवा के लिए किसमें किए गए। ये है इसका मतलब कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर से रिलेटेड विशेष प्रावधान 370 में है, वैसे ही कई राज्य हैं जिन राज्यों के लिए हमें विशेष प्रावधान करना पड़ा। अच्छा, ये कौन से राज्य हैं, ये वो राज्य हैं जहां पे आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है, या तो ये पहाड़ी इलाके हैं, या तो इनकी संस्कृति थोड़ी सी अलग है, क्लियर है, और या तो यहाँ पे आदिवासी जनजाति लोग ज्यादा है। अब देखो ना, राज्य देखो, नागालैंड वही नॉर्थ ईस्ट वाला राज्य है, उनको विशेष प्रावधान देना पड़ा। असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ भी जनजातियां मिलती हैं बहुत सारी। सिक्किम जो बाद में ऐड हुआ था आपका, मिजोरम, ये सब वही नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं। तो इन सभी के लिए जो विशेष प्रावधान है एक ही आर्टिकल में है, टीडी करके है। गोवा में भी मिलते हैं, कोंकणी लोग मिलते हैं गोवा में, और कई सारे लोग होते हैं, उनके लिए एक विशेष प्रावधान है, तो वो 371 में है, ठीक है, 371 में। तो ये बात है। तो आपके लिए जो विशेष प्रावधान की हमने बात की है ना, अस्थायी विशेष प्रावधान, तो ये कुल मिला के 3 आर्टिकल जो आपको इसमें देखने होते हैं। 3 आर्टिकल आपने पढ़ लिए तो तब भी काफी है। एक 369 है, ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है, 370 है, और 371 है, ठीक है। 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, और 371 में जो मेन राज्य हैं आपके नॉर्थ ईस्ट वाले, उनके बारे में जो विशेष प्रावधान है वो सब है। डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब विशेष प्रावधान में जानते हो क्या होगा, प्रशासन से संबंधित होगा, कि वहां के जो आदिवासी लोग हैं, अगर उनसे कोई रिलेटेड कोई काम करवाना है तो किसके पास पावर है, तो राज्यपाल के पास पावर होती है। राज्यपाल उसको भाई सीएम तो है, लेकिन असम में कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनकी सीधी पावर राज्यपाल के हाथ में, राज्यपाल चाहे तो वो काम वहां पे करवा सकते हैं। नागालैंड में भी वही हाल है, सिक्किम में भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जो राज्यपाल के सीधे अंडर में है, ठीक है ना। तो ये चीजें बताई गई हैं इन आर्टिकल्स में। तो इसीलिए उस टॉपिक का नाम है आपके अस्थायी विशेष प्रावधान। मतलब अगर आप इस टॉपिक को नाम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इसमें बात क्या हुई है। ये टेम्पररी बेस पर है। टेम्पररी मतलब अगर संसद को आगे चलकर कुछ लगता है तो इसको खत्म किया जा सकता है, जिस तरीके से 370 के प्रावधान को खत्म किया गया है। मतलब परमानेंट नहीं है कि हमेशा चलता ही रहेगा, इसीलिए उसको अस्थायी कहा जाता है। तो इसमें जो भी प्रावधान है वो टेम्पररी बेस पर है। ये समय समय पर सरकार को अगर लगता है तो उसको प्रावधान को चेंज कर सकती है। 369, 370 और 371 ऐसे तो जरूरत नहीं है पढ़ने की। 3 आर्टिकल के बारे में समझ लो, बहुत पढ़ने के लिए आपके लिए है, इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछें, निधि आंसर दोगे? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को क्या बोला जाता था? अदिति, ऋषभ, राफिया, विनय, हर्षवर्धन, नवीन, पुष्पा, ब्रजेश, सब लोग टाइप करो फटाफट, क्या बोलते थे? शद्रे हिंद। शद्रे हिंद, शद्रे रियासत, शद्रे रियासत बोलते थे, शद्रे रियासत, हाँ सदरे रियासत बोलते थे, ददरे रियासत नहीं, सदरे रियासत, ठीक है। अच्छा टाइपिंग में एरर हुई है, ओके ठीक है। अभिषेक, गुप्ता, नवीन, अनिल सबने टाइप कर दिया, ठीक है, ओके। कौन से आर्टिकल में यह बात हुई थी कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वो तय करेगी कि कौन वहां का नागरिक है या कौन नहीं है? पिंकी ने आंसर दे दिया है 35 से, 35 से नवीन, 35 से, यस 35 है। तो 35 एक प्रकार से दिया गया था कि जिसमें आपको बताया गया कि वो तय करेंगे, विधानसभा कानून उनके पास था बनाने का ना, उनके पास ये पावर थी
कि 35A के तहत वो कानून बना सकते हैं कि वो बताएंगे कि कौन है कौन नहीं, ठीक है ना। चलिए बस इतना है। किस आर्टिकल के तहत केंद्र किस आर्टिकल के तहत ये लिखा गया है कि संसद 1 वर्ष के लिए राज्य सूची पर कानून बना सकती है? संसद राज्य सूची के विषय पर एक वो बना सकती है कानून, कौन से आर्टिकल में? 369, ठीक है, ओके। आप बताएंगे क्या हमें कि सिक्किम के लिए जो विशेष प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में? ई में है 371 ई, पिंकी 371 ई में है, हिमतेश ठीक, वेरी गुड, हाँ 371 ई में है, वेरी गुड, करेक्ट। तो ये पार्ट है आपका 21, ठीक है। पार्ट 22 में 3-4 आर्टिकल है, 393 से 395, मतलब इसमें अगर देखोगे तो एक 393 हो गया, 394 हो गया, फिर 394A है, और फिर 395। तो जरा इसको देखते हैं। इसमें बस अपने संविधान के बारे में बताया गया, उसके नाम वगैरह के बारे में। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पार्ट जो हमारा 22 है, इसमें कुछ आर्टिकल है और आर्टिकल में क्या बोला गया है जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। 393 ये कहा गया है कि ये जो संविधान की पुस्तक है उसका शॉर्ट में नाम, संक्षिप्त नाम भारत का संविधान कहा जाएगा। मतलब ये इस आर्टिकल में बता रहे हैं कि जिस पुस्तक में हम ये सब लिख रहे हैं इसका नाम है भारत का संविधान, शॉर्ट में हम इसको ये बोलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस तरह से, ठीक है। 35A का आर्टिकल है डिस्क्रिप्शन में, पढ़ाया नहीं जाता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। 35A का आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन है, पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। अनुच्छेद 394 में डेट है, ये वो डेट है कि कब ये संविधान लागू हुआ है, तो आर्टिकल 394 में डेट लिखी गई है, जबकि ये बात हमारे प्रस्तावना में भी थी। तो 26 नवंबर 1949 इस संविधान के लागू होने की तिथि की चर्चा है। 394 में कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे उसी समय। यहां पर हमने ये लिख दिया है, ये रटना नहीं है आपको, ये आता नहीं है आपके लिए, बस ये आपकी जानकारी के लिए कि कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 300, 367, 79, 380, 388, 91, 392, 393, 394, इतने आर्टिकल 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। बाकी सारे आर्टिकल 26 जनवरी को लागू हुए थे 1950 में। तो 394 जो आर्टिकल है वो हमें क्या बताता है कि ये संविधान के लागू होने की तिथि की चर्चा है, जिस डेट पे लागू हो रहा है, और उस समय कितने लागू हो गए थे अनुच्छेद, वो ये है। रटना नहीं है, परेशान बिल्कुल मत होना, कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। हाँ, अगर टाइम रहे तो पढ़ सकते हो अपनी नॉलेज के लिए, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता चल गया कि 394 के तहत ये प्रावधान है। चलो, एक अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया, 394A, 394A। कौन सा संशोधन हुआ? 58वां संशोधन, 1987। तो 1987 में एक 58वां संशोधन हुआ, और इसके तहत राष्ट्रपति की अनुमति से जो ओरिजिनल कॉपी थी, मूल संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी थी, आपको बता दें जो संविधान की ओरिजिनल कॉपी है वो इंग्लिश में थी, वो हिंदी में नहीं थी, वो इंग्लिश में थी। प्रेम बिहारी रायजादा जिनको अपॉइंट किया गया था उसको लिखने के लिए, कैलीग्राफी जो करवाई गई थी वो इंग्लिश में थी। तो हमारा जो मूल संविधान था वो इंग्लिश में था। तो इसके तहत राष्ट्रपति की अनुमति से मूल संविधान जो कि इंग्लिश में था उसे हिंदी में अनुवाद किया गया, पूरा का पूरा हिंदी में अनुवाद करवाने का काम किया गया, और ये राष्ट्रपति की अनुमति से। कौन से आर्टिकल में प्रावधान है? 394A, एक बाद में ऐड किया गया है 394A, और ये 58वां संशोधन हुआ है 1987 के द्वारा, जिसमें लिखा गया, ये हो पहले गया था लेकिन फिर ये लिखा गया कि इसके तहत ये संविधान में संशोधन हुआ है। 395 जो अंतिम आर्टिकल है, 395, इस संविधान के लागू होते ही 26 जनवरी 1950 इससे पहले के सभी अधिनियम रद्द हो जाएंगे।
मतलब आर्टिकल 395 जो सबसे अंतिम आर्टिकल है, उसमें ये कहा जा रहा है जैसे ही ये संविधान लागू होगा, पीछे के सब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 है, 1909 है, 1919 है, ये सब रद्द माने जाएंगे और केवल हमारा संविधान ही माना जाएगा। और वो डेट कौन सी? 26 जनवरी 1950 के बाद। तो 393, 394, 394A, 395, ये आपका आर्टिकल है। यही बात हुई है 22वें पार्ट में, जो सबसे अंतिम पार्ट है आपका। तो 393 में बात हुई है कि जो किताब है हमारी, उस किताब का नाम क्या होगा? उस किताब का नाम होगा भारत का संविधान। 394 में क्या बात हुई है? जो लागू होने की तिथि है वो बात हुई है 26 नवंबर 1949। कितने आर्टिकल लागू कर दिए गए थे? 16। 394A बाद में ऐड किया गया 58वां संविधान संशोधन 1987, जिसमें यह कहा गया कि जो ओरिजिनल कॉपी है मूल संविधान की इंग्लिश में, उसको हिंदी में अनुवाद किया गया राष्ट्रपति की अनुमति से। और 395 आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया कि जैसे ही हमारी ये संविधान लागू हो जाएगा, पीछे के सारे कानून रद्द मान लिए जाएंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है और 1919 है, ये सब रद्द मान लिए जाएंगे। ये है। चलिए एक और पॉइंट, वरीयता क्रम देखिए। देश में सबसे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। सबसे ऊपर पोस्ट है प्रेसिडेंट की। उनके बाद कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। फिर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। फिर कौन है? गवर्नर। फिर कौन है? भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो अब भूतपूर्व हो गए हैं। ठीक है। फिर कौन है? लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा अध्यक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग समकक्ष है, एक ही बराबर लेवल पर है। तो जो लोकसभा स्पीकर की पदवी है वही सीजीआई भी है आपके, ये 6वें नंबर पर है लोग। मंत्री विपक्ष, विपक्ष का जो नेता है वो भी एक अच्छी पदवी रखता है। ठीक है, तो जो विपक्ष के नेता है या मंत्री जो है वो है आपके 7वें नंबर पर। 8वें पे आते हैं भारत रत्न विजेता, जिनको भारत रत्न मिलता है। ठीक है, और 9वें में आपके आते हैं फिर जज वगैरह, यूपीएससी के जो सदस्य वगैरह, चेयरमैन जो वगैरह है वो आते हैं। निर्वाचन आयोग जो है वो आता है, और कैग, ये लोग आते हैं। नोट करिए जल्दी से जरा। हेलो।
अरे ये लोग इनके बाद आएंगे भाई, ये जो बार बार तुम लोग टाइप कर रहे हो, ये सब इनके बाद है, ये ऊपर की पोस्ट है केवल बस। अब जितने लोग हैं सब इनके नीचे हैं वरिताक्रम, ठीक है। ये उनके बारे में बताया है जो ऊपर की पोस्ट के हैं। बाकी लोग अब इनके नीचे आएंगे जो भी, इतना सफिशियंट है, ठीक है ना। अरे आर्मी की पोस्ट के बारे में जेई बनो, ठीक है। आर्मी के पोस्ट के बारे में सक्रम बताइए, जेई का पता करो कि प्रमोशन होके कहाँ तक पहुंचोगे, है ना, और कितने समय में प्रमोशन मिलता है। अगर पैसा दे दें तो कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे ये भी पता कर लेना। मान लो कुछ कर दे तो मान लो 1 साल में 2 साल में, उसी हिसाब से देखा जाए ना फिर यार, पैसा वैसा करके होता है भाई। तो वो जानकारी रखो पूरा एकदम, जो जिस फील्ड के लिए कर रहे हो उसमें तैयारी रखो, है ना। तो आपने देखा स्टूडेंट, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हमने बात की। एक हमने आपको पार्ट 16 बताया, जिसमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन किसके बारे में है, SC ST और एंग्लो इंडियंस हैं, ठीक है, सारे आर्टिकल उन्हीं के बारे में है। और अगर आप देखें तो मोस्टली ये क्या बारे में लिखा हुआ है, ये मोस्टली लोकसभा में सीटों का आवंटन है, और या तो फिर विधानसभा में सीटों का आवंटन है, या तो इनके नौकरी के लिए आरक्षण के लिए है, ठीक है, या तो उनकी शिक्षा के लिए है। तो मतलब ये है इनके बारे में जो विशेष प्रावधान की बात हो रही है ना, तो मतलब एक प्रकार से रिजर्वेशन से बात हो रही है, तो वो पूरा पार्ट 16 में है। बाकी आपको आर्टिकल ध्यान देने पड़ेंगे, वो याद करना पड़ेगा। पार्ट 19 में किसकी बात हुई थी, 361 से 367। पार्ट 19 में उनकी बात हो रही है, जैसे कुछ मेन जो हमारे पास आर्टिकल्स थे, राष्ट्रपति वगैरह, इनको जो राज्यपाल वगैरह को जो छूट मिली हुई है, मुकदमे नहीं चल सकते, बाहर के जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनके ऊपर मुकदमे नहीं चलेंगे, उनके बारे में है। जो एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, वो किसके अधीन रहेंगे, ये सब चीजें बात हुई है, ठीक है ना, ये सब प्रावधान उसमें किए गए हैं, क्लियर। और राज्यों के बारे में कि उनको निर्देश मानना ही होगा, ये सब 361 से 367 जो प्रमुख उपबंध है वो बात हुई है पार्ट 19 में। पार्ट 22 बहुत सिंपल था, ये संविधान की जो पुस्तक है हमारी उसके बारे में है। तो 2-4 तो आर्टिकल है इसमें। 393 किताब का नाम भारत का संविधान होगा, 394 तिथि है, 394 में उसका जो अनुवाद किया गया है वो है, और फिर 395 आपका, ठीक है, कि सारे जो कानून है वो रद्द हो जाएंगे, बात खत्म हो गई 22 वाले पार्ट की, ठीक है। 21 वाले में क्या है आपका, टेम्पररी वाली बात हुई है। टेम्पररी का मतलब वही 370 वगैरह, मतलब ये परमानेंट, देखो जो आर्टिकल यहाँ पर है वो परमानेंट नहीं है, मतलब ये एक विशेष प्रावधान किए गए हैं इनके लिए, अगर जरूरत पड़ी तो उसको हटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो एक टेम्पररी बेसिस पे सब किया गया है कि कुछ समय के लिए इनके उत्थान के लिए ये सब चीजें की गई है, उसी में 370 शामिल है। तो 369, 370 और 371 तीन मेन आर्टिकल। वैसे कहां तक आर्टिकल है, 392 तक, ठीक है। तो ये पार्ट 21 है, क्लियर हुआ। तो कंप्लीट स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को। तो आपने देखा कि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे, हमने बोला ना ये पार्ट बहुत इजी थे, इस पार्ट में केवल याद करना था। तो आपने ये वाला पार्ट देख लिया, 16 हो गया, ठीक है, 19 खत्म, 21 खत्म, 22 खत्म। यही तो हम बोले थे, पॉलिटी में शुरुआत के ही पार्ट है, वो जिसको तैयार हो गए उसके बाद फिर कुछ नहीं रह गया है आगे, ठीक है। अब आपका बचता है 15 नंबर, ये 15 है निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन की बात करते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे निर्वाचन, आज ही पढ़ेंगे निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पीछे हम लोग देखेंगे जो होगा, 1-2 चैप्टर जो पीछे बचे होंगे। चलिए स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, बहुत इजी है, और इलेक्शन आने आ भी रहा है आपका, तो थोड़ा सा मेन पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या इलेक्शन में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए निर्वाचन आयोग के बारे में कौन से पार्ट में बात हुई है, तो हम लोग कहेंगे पार्ट 15, संविधान का जो 15वां पार्ट है उसमें हमारे इलेक्शन कमीशन की बात हुई है, निर्वाचन आयोग की। दूसरा, निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल कहां से कहां तक, 324 से 329 ए, 324 से 329 ए, यहां तक हमारे निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद है,
324 से 329A। क्लियर हुआ? ठीक है। और निर्वाचन आयोग क्या है? एक परमानेंट और स्वतंत्र निकाय। कहा जाता है स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब जो किसी के दबाव में ना हो। बट विपक्ष तो आरोप लगाता ही है कि भाई सरकार के कहने पे चल रहा है, बट ऐसा नहीं। इसको जो माना जाता है संविधान में, तो हम लोग कहते हैं कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक है, अपने डिसीजन लेने के लिए। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसीलिए स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसीलिए। क्लियर हुआ? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटिंग डे 25 जनवरी। ठीक है जयप्रकाश, महिमा निधि, कृष्णा, द इंजीनियर, ब्रजेश, ऋषभ, अच्छा द इंजीनियर हम खुद हैं, ठीक है, अदिति, मनीष, रौनक, अभिषेक, नवीन मौर्य, पुष्पा, सावित्री, राफिया, संदीप, अच्छा सब लोग अभी भी ऐड है, कोई गया नहीं। आशा, ज्ञान प्रभा, हिमतेश, नेहा, ज्योति, सूरज, प्रियंका, श्रद्धा, हिमांगी, हेमा, पिंकी, अनिल, विनय, शुभम, ठीक, सपना, सपना, ठीक है, ओके ओके। तो आपने देखा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। बात क्लियर हमारी? नेशनल वोटिंग डे 25 जनवरी, ठीक है, आ रहा है आपका, आने वाला होगा, 26 जनवरी से पहले ही आ जाएगा आपका, ठीक है। और 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होगी। लेकिन इसके कार्यों के बारे में, इसका जो कार्य है, वर्क, और इसकी जो शक्तियां हैं, वो समय समय पर बढ़ाई गई, ज्यादा पावर दिया गया। ये पावर कैसे दिया गया? तो 2 अधिनियम बनाए गए। एक अधिनियम बनाया गया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, और फिर ज्यादा जो चेंजेज हुए हैं वो 51 वाले में हुए हैं। तो एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया था, ठीक है, आरपीए एक्ट कहते हैं इसे, आरपीए, रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल एक्ट, यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसके तहत थोड़ी ज्यादा पावर दी गई निर्वाचन आयोग को। आपको अगर याद हो तो संसद जब पढ़ा रहे थे ना, तो राज्यसभा से रिलेटेड जो सीटों के बारे में था ना, वो 1951 वाले में ही बात हुई थी। आरपीए एक्ट 1951 में ही ये बात हुई थी। और जो कार्यकाल वगैरह था, 6 साल का कार्यकाल और ये सब चीजें, तो इस अधिनियम में ही ये सब बात हो रही थी, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं। तो इतनी बातें हो गई। अच्छा, चुनाव आयोग संसद और विधानमंडल दोनों के चुनाव करवाती है, दोनों के चुनाव करवाती है। संसद का मतलब कौन? संसद मतलब जो लोकसभा वगैरह का चुनाव होता है, वो सब, उनका चुनाव निर्वाचन आयोग ही कराएगा, चुनाव आयोग ही कराता है। राष्ट्रपति वगैरह से जो रिलेटेड है वो सब वही करवाता है। विधानमंडल, सीएम वगैरह का जो है, जो अभी होने वाला है, एमएलए वगैरह का जो चुनाव है, ये सब भी निर्वाचन आयोग ही कर रहा है आपका, वही सब कराता है, ठीक है। लेकिन जो पंचायत के चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान वगैरह के जो चुनाव होते हैं, वो राज्य का एक निर्वाचन आयोग अलग से होता है। ये एक पूरे देश लेवल पे चुनाव आयोग है। एक होता है राज्य का निर्वाचन आयोग, ये वो करवाता है पंचायत और नगर पालिका चुनाव। तो ध्यान रखिएगा, राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है वो करवाता है नगर पालिका, और ये जो चुनाव होते हैं पंचायत वाले। बड़े बड़े जो चुनाव होते हैं वो संघ वाला करवाता है, सीएम वगैरह का, विधायक वगैरह का, जो के सीएम बनने होते हैं, पीएम वगैरह के जो है, ये सब वो देखेगा मेन वाला। जो राज्य के होते हैं निर्वाचन आयोग, अब ये हर राज्य में अलग अलग होते हैं ना, यूपी में होगा एक, ठीक है, बिहार का अलग होगा राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, और जितने भी राज्य सबके अपने अलग अलग होंगे, वो करवाते हैं फिर लोकल लेवल पर जितने चुनाव होते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें होती है। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग। आपको बहुत पहले हमने बताया था कि हम लोगों को वयस्क मताधिकार देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन पहले ये आयु कितनी थी?
21 वर्ष। वोट देने का अधिकार कितना था? 21 वर्ष का था, लेकिन बाद में इसको 18 वर्ष कर दिया गया। तो आपको बताना है कि ये कब किया गया। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले जो हमारा वोटिंग राइट्स था वो 21 वर्ष का था, लेकिन बाद में हमको ये 18 वर्ष कर दिया गया। किस संशोधन के तहत? तो 61वां संशोधन हुआ 1988 में, जिसमें हमारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। लेकिन लागू कब हुआ है? 1989 में। मतलब जो प्रभावी हुआ है वो 1989 से प्रभावी हुआ है। लेकिन एक्ट जब पूछेगा किस एक्ट के तहत, 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत वोट देने का जो अधिकार था वो उसकी उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अच्छा, वोट देने का जो राइट है ये हमारे किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 326 में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद से हमें ये पता चलता है कि एक जो वयस्क व्यक्ति है वो वोट दे सकता है? ये आर्टिकल 326 में है। बात समझ में आई? तो आर्टिकल 326 में ये प्रावधान है, और पहले ये 21 वर्ष था, लेकिन अब ये 18 वर्ष है, क्योंकि एक संशोधन हुआ है, 61वां संशोधन 1988। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो निर्वाचन आयोग होगा, उस निर्वाचन आयोग में होंगे कितने लोग, इसकी बात करते हैं। तो निर्वाचन आयोग की जो संस्था है उसमें 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य। आपने क्या ध्यान दिया कि जब चुनाव होने की घोषणा हो रही थी, टीवी में अगर आपने न्यूज देखा होगा तो 3 लोग आए थे, बैठे थे। एक बीच में बैठा था व्यक्ति जो अनाउंस कर रहा था, और 2 अलग अगल बगल बैठे थे थोड़ी दूरी पर। तो जो मेन वाले पर्सन थे वही चुनाव की तिथि की घोषणा कर रहे थे कि अब इतने राज्यों में चुनाव की घोषणा की तिथि अनाउंस की जाती है। तो वो है मुख्य निर्वाचन आयोग, जो बीच में बैठे थे। आज के 3 सदस्य होता है, तो बीच में अनाउंस वगैरह जो करने का काम है वो मुख्य निर्वाचन आयोग का था। बाकी 2 लोग और हैं, लेकिन ध्यान रखिए तीनों की बराबर है शक्ति। मुख्य निर्वाचन आयोग तो जरूर है, वो बस अनाउंस वगैरह ये सब करना है, लेकिन तीनों लोग की पावर सेम है, भत्ते सेम है, सैलरी सेम है। वो जो 3 सदस्य है, लेकिन उनमें से किसी एक को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया जाता है। बाकी भत्ते वगैरह में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग बराबर है तीनों। ठीक है, तो इसमें 3 सदस्य होता है। इसमें से एक लोग को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इन तीनों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग जो है चुनाव का, वो कितने सदस्य है, तो 3 सदस्य है। क्या ये पहले से 3 सदस्य था? नहीं, हम बताएंगे आप। पहले 1 सदस्य ही था, बाद में 3 सदस्य हुआ है। तो आज की डेट में 3 सदस्य है, ये हमें ध्यान रखना है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, निर्वाचन आयोग जो हम बात कर रहे हैं बार बार, किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में यह कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। 324 में बताया गया है भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। जहां से यह आर्टिकल शुरू होता है 324 से ही शुरू होता है, और 324 में ही यह बात बताई जा रही है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है। अच्छा, यह आयोग किसके चुनाव कराता है? देखिए लिख दिया है, वैसे आपको पता चल गया होगा कि किसके कराता है। संसद के चुनाव मतलब लोकसभा वगैरह वाला, राज्यसभा वाला। विधानमंडल मतलब सीएम वगैरह वाला, जो विधायिका वगैरह का विधायक का होता है। राष्ट्रपति के चुनाव ये कराता है। उपराष्ट्रपति के पदों के, ये सबके लिए ये जो होता है ये सब तैयार करता है। तो उनका अधीक्षण निर्देशन क्लियर है, ये सब यही कराता है। 324 में ही है। हाँ, सलाह पीएम की लेते हैं भाई, सलाह तो पीएम की लेनी ही पड़ेगी। पीएम की सलाह पर होता है, लेकिन नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, सलाह पीएम की ली जाती है। आर्टिकल 324 में ही पहले तो बात हुई है गठन की, फिर उसकी संरचना की। संरचना मतलब वही सदस्य वगैरह, संरचना सदस्य। तो 324 में ही सब बात हो रही है। 324 में बात हो रही है भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। ठीक, और भी बात हो रही है कि किसका चुनाव करवाएगा ये। ठीक, उसी में ये बात हो रही है किस निर्वाचन आयोग में सदस्य कितने होंगे, ये तरह की बात हो रही है।
तो अब हम जरा क्रम से आपको बताते हैं कि पहले क्या था। 1989 तक, 15 अक्टूबर 1989, यह एक सदस्य था, निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को 2 सदस्य और बढ़ा दिए गए और ये हो गया 3 सदस्य। तो निर्वाचन आयोग 3 सदस्य हो गया। ठीक है, 2 अतिरिक्त सदस्य इसमें ऐड किए गए थे बाद में, ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए, 1990 तक ही पद पर रहे, मतलब 1 साल, और उसके बाद फिर ये हट गए थे। तो मतलब ये फिर से एक सदस्य हो गया था। देखिए हुआ क्या, 1989 तक 15 में ये एक सदस्य ही था, लेकिन इन लोगों ने सोचा कि बर्डन ज्यादा है तो 2 सदस्य और बढ़ा दिए गए, 3 सदस्य किए गए। लेकिन ये जो 2 सदस्य बाद में बढ़ाए गए थे वो 1 साल तक ही रह पाए, 1990 तक ही। उसके बाद वो हट गए थे, कोई रीजन रहा होगा, वो हो गया। तो फिर से चुनाव आयोग एक सदस्य हो गया था। लेकिन फिर एक डेट आई, 1 अक्टूबर 1993, फिर से 2 सदस्य बढ़ा दिए गए, और 1993 के बाद आज तक अब ये 3 सदस्य है। ठीक है, 1993 के बाद अब ये 3 सदस्य है। तो 1993 में फिर से 2 सदस्यों की नियुक्ति हुई और तब से अब ये 3 सदस्य है। तो अगर आज की डेट में कोई पूछे कि निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों का है, तो 3 सदस्यों का है, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, बाकी 2 लोग और हैं। लेकिन पावर वाश सब सेम है। देखिए जरा लिखा गया है, सभी सदस्यों की शक्तियां समान होती हैं, इनके वेतन, भत्ते और दूसरे लाभ सब एक दूसरे जैसे होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। मतलब जो सुविधाएं, जो वेतन, जो अलाउंसेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलते हैं, वो सुविधाएं इन लोगों को मिलती हैं। और इन लोग की जो शक्तियां हैं सबकी बराबर है। वो अलग बात है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसलिए नियुक्त होता है क्योंकि उसको कुछ तो बताना होगा ना भाई, कोई अनाउंस करना है तो वही तो आएगा व्यक्ति, कोई एक तो होगा जिसको मेन अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। लेकिन बाकी सब सेम है सबका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सदस्यों के बीच कोई सी विषय पर अगर विवाद होता है तो इनके बीच वोटिंग होगी। 3 लोग हैं, वोटिंग क्या करोगे, जिस तरफ 2 लोग हो जाएंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, तो बात वही है बहुमत कि 3 लोगों में से अगर कोई मतलब होता है दिक्कत तो बहुमत के आधार पे होता है। तो जिस तरफ 2 लोग हो जाएंगे बात हो गई। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, लगभग सहमत ही होते हैं सब। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, इलेक्शन कमीशन की बात किया हमने। ठीक है, भाग 15 में इसकी बात हुई है, 324 से लेकर 329 ए तक इसका आर्टिकल है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ, इसीलिए 25 जनवरी को क्या बताया जाता है, नेशनल वोटिंग डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, पंचायत और नगर पालिका चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। जो वयस्क मताधिकार है, वोट देने का अधिकार, हमारे किस आर्टिकल में मेंशन है, 326 में मेंशन है। पहले हमें वोट देने का अधिकार जो था वो उम्र क्या थी, 21 साल थी। किस संशोधन के तहत वो 18 साल हो गई, 61वें संशोधन के तहत हो गई। निर्वाचन आयोग के बारे में कौन से आर्टिकल में बात हुई है, 324 में बात हुई है। कितने सदस्य है, 3 सदस्य है। ठीक है, इनकी जो सैलरी वगैरह है, जो अलाउंसेज है, वेतन वगैरह किसके बराबर है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर है। ठीक है, तो ये बातें हमने देखी। क्या इतनी बातें क्लियर हुई, एक एवरीवन, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, इतना तो क्लियर है। चलो, और नियुक्ति कौन करेगा इनकी, कौन करेगा नियुक्ति सदस्यों की, राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर। ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक, बहुत बढ़िया। आते हैं निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल के लिए। कितना कार्यकाल होता है, 6 साल, 6 साल कार्यकाल होता है, और या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। आपने अगर ध्यान दिया हो तो यही जजेस का भी होता है, यही जजेस का भी होता है। ठीक है ना, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो, वो किसी भी समय त्याग पत्र दे सकते हैं, समय से पहले हटाया भी जा सकता है। पद से हटाने का प्रावधान हलवा नहीं है, तुरंत हटा दिए, प्रोसीजर है, कैसे हटाओगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन को उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना होगा। जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की है
उसी प्रक्रिया से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन हम पीछे कर चुके हैं, आप लोग अपना रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो 324 आर्टिकल में ही उसमें बात हुई है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कैसे हटाए जाते हैं। ये ठीक वैसे हटाए जाते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं, क्लियर, क्योंकि पावर वही है, उनके वेतन भी वही है, अलाउंसेस भी उन्हीं के बराबर है, कार्यकाल भी वैसा ही है, तो सब कुछ उन्हीं का है, ठीक है ना। ये बात हो रही है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, लेकिन बाकी जो दो लोग बचे वो दो लोग कैसे हटेंगे? भाई 3 लोग है ना, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो उस तरह से हटेगा, बाकी दो लोग कैसे हटेंगे? तो राष्ट्रपति हटाएंगे, लेकिन किसकी सलाह पर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर वो अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों को हटा सकते हैं। तो हटाएंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश चाहिए होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, जो प्रक्रिया वहां है, लेकिन बाकी जो दो लोग हैं अगर उनको हटाना है तो राष्ट्रपति इनसे सलाह मांगेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, भैया बताइए क्या करना है, वो सलाह देंगे, उस हिसाब से फिर वो हटा सकते। आई होप चीजें क्लियर हुई। हेलो एवरीवन, ठीक है। 324 की बात की हमने, 326 की बात कर ली, 325 बता देते हैं क्या है। देखो 324 में हमने बात कर ली है, एक निर्वाचन आयोग होगा। 325 समझो क्या होगा, ये है 325। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर चुनाव प्रक्रिया में अयोग्य घोषित नहीं होगा। मतलब समझिए क्या बात हो रही है, कोई अगर निर्वाचित हो जाता है, व्यक्ति सदस्य बन गया है, तो आप केवल इस बिहाफ पर उसको अयोग्य नहीं घोषित कर सकते कि वो इस जाति का है, वो इस धर्म का है, वो इस लिंग का है, ये संप्रदाय का है। इस आधार पर आप उसको अयोग्य घोषित नहीं करेंगे, ये कोई आधार नहीं। हाँ, गलत तरीके से अगर वो निर्वाचित हुआ है, अगर उसने धोखाधड़ी करी है तो अलग बात है, लेकिन इन पॉइंट्स के आधार पर उसको अयोग्य घोषित आप नहीं करेंगे। ये बात हुई है 325 में, आर्टिकल 325, ठीक है। तो 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात हुई है, 325 में यह बात हुई है कि उसको आप अयोग्य घोषित नहीं करेंगे, ठीक। 326 में क्या बात हुई थी? आर्टिकल 326 फटाफट टाइप करिए। अदिति, राफिया, जयप्रकाश, रौनक, अभिषेक, नवीन, प्रजेश, ऋषभ, मनीष, तुम ही लोग तो सामने हो, ज्योति, रवीन, पिंकी, फटाफट टाइप करें। 326 में क्या बात हुई है? नेहा, शुभम, हर्षवर्धन, ममता, सपना, ज्ञान प्रभा, आशा, हिमतेश, वोट देने का अधिकार बात हुई है। वेरी गुड, वोट देने का। तो 326 में वोट देने से संबंधित है कि वयस्क मताधिकार देने की बात हुई है। कौन सा संशोधन है जो हमें यह बताता है कि उम्र जो है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 61, 61, ठीक, 1988, 61, वेरी गुड, ठीक है। तो 324 कंप्लीट हुआ, 325, 326, ठीक है। निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय संस्था है? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इलेक्शन कमीशन? 3 मेंबर्स, ओके, वेरी गुड। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, ठीक है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कौन हटा सकता है और किसकी सलाह पर? अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है मुख्य को छोड़कर प्रेसिडेंट हटाएंगे, लेकिन सलाह किसकी लेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछें सबसे, कोई सांसद बन गया है, एमपी बन गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया है, और उसको अयोग्य घोषित करना है कि ये अयोग्य है, मतलब जो भी है, ये अधिकार किसके पास है? ये कौन घोषित करेगा कि ये एमपी जो है वो अयोग्य है? या उसकी सदस्यता खत्म करनी है?
मतलब वो आ गया है, उसकी सदस्यता खत्म करनी है, यह सब करना है, तो ये कौन करेगा? अभिषेक देखो प्रेसिडेंट लिखा है, हिमतेश भी प्रेसिडेंट लिखा है, पिंकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और निर्वाचन आयोग जयप्रकाश लिख रहे हैं, हर्षवर्धन लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे पता कि ये कैसे चुन के आया है? भाई ये पता तो उसको होगा ना जिसने निर्वाचन करवाया है, ठीक है ना। जो अयोग्यता है या जो वो योग्यता है वो तो निर्वाचन आयोग को ना पता है कि ये जो मेंबर है किस प्रकार से इसने चुनाव लड़ा है, ये उसको पता है। राफिया लिख रही है पीएम एंड पार्लियामेंट, पीएम का कोई रोल नहीं है यहाँ, ठीक है, तो पीएम का यहाँ कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। ऑप्शन वाले, ऑप्शन अपोजिशन वाले, तो नहीं, आंसर है, देखो दिखाते हैं। लिखा था यही, तुम लोग वाकई नकल नहीं कर पाते हो, देखो पूरा सेंटेंस। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रेसिडेंट। एसएससी का क्वेश्चन है ये आपके, ये बाहर का नहीं है, एसएससी का क्वेश्चन है। उसमें सारे ऑप्शन थे, प्रेसिडेंट भी था, ओनली प्रेसिडेंट, फिर था ओनली इलेक्शन कमीशन, फिर एक ऑप्शन दिया था उन्होंने प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन कमीशन, मतलब उसकी सिफारिश से, एडवाइस से प्रेसिडेंट, तो ये है। तो इलेक्शन कमीशन मतलब सलाह दे, इलेक्शन कमीशन बताएगा ना, इन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी थी, इन्होंने सब छुपा लिया है, इसको अयोग्य घोषित कर दीजिए, तो राष्ट्रपति कहेंगे वेरी गुड, ठीक, अभी करते हैं इनको अलग। तो सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? आंसर है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये बात अनुच्छेद 103 में हुई है, ये राष्ट्रपति के पावर में भी रिलेटेड है, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित परामर्श से राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। सांसदों की अयोग्यता, पार्लियामेंट वाला चैप्टर है ये, पार्लियामेंट वाला जब चैप्टर पढ़ोगे, रिवाइज करना, उस पर लिखा है आर्टिकल, एक पेज दिया था आपको जिसमें आर्टिकल लिखे थे, आप उसको नहीं ध्यान से याद किए होंगे, उसमें 103 आर्टिकल लिखा हुआ है कि सांसदों की अयोग्यता कौन बताता है, तो निर्वाचन आयोग की हेल्प से राष्ट्रपति करते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 324 हो गया, 325 हो गया, 326 हो गया। तो 324 में बात हुई है इलेक्शन कमीशन के गठन की, 25 में बात हुई है वोट देने का अधिकार वाला, 326 में बात हुई है धर्म नस्ल जाति लिंग के आधार पे आप अयोग्य घोषित नहीं होंगे, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कोई सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति फिर आयोग घोषित कर देंगे, ठीक है। चलिए, 327, ये राज्यों की विधान मंडल से संबंधित जो चुनाव होता है वो है। तो विधानमंडल मतलब राज्यों का, विधानसभा और विधान परिषद, विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद, एमएलए वगैरह का चुनाव, इनके संबंध में अगर कोई प्रावधान है तो 327 में है, ठीक है। 328, राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में मतलब देखो ये क्या है, 327 मतलब है संसद के बारे में, संसद शक्ति बनाएगी। दोनों में अंतर समझिए, मेरी फिर से बात समझिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए दोनों में क्या अंतर है, 327 में ये बात की गई है कि विधानमंडल के जो चुनाव हैं, विधानमंडल मतलब एक प्रकार से सीएम वगैरह का, सीएम वगैरह का चुनाव, तो सीएम से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट है, एमएलए से रिलेटेड कोई पॉइंट है, विधायकों से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रावधान करने की शक्ति है तो संसद के पास है, और वो है 327। लेकिन अगर राज्यों के अंदर लोकल लेवल पे कोई चुनाव है, लोकल मतलब नगर पालिका हो गए, पंचायत हो गए, लोकल लेवल पर अगर कोई है तो उसमें पावर किसके पास है? राज्यों की जो विधायिका है, मतलब जो विधानसभा या विधान परिषद, उनके पास पावर है, और ये 328 में है। तो लोकल लेवल पे जो चुनाव होगा
वो नगर पालिका हो चाहे नगर पंचायत हो, इनसे रिलेटेड अगर कोई प्रावधान करने हैं तो वो 328 के तहत है, 328। और अगर सीएम वगैरह के चुनाव से कोई रिलेटेड है तो वो 327 में है, वो संसद करेगा। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल है एक के साथ एक। तो 327 में संसद के पास पावर है, वो कोई उपबंध करे, और 328 में विधानमंडल के पास है, राज्यों के से संबंधित जो नीचे लेवल के चुनाव करवाती है। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। ये लोग डेट अब जो नगर पालिका का समझते हो ना, नगर पालिका, पंचायत, ग्राम प्रधान, ये केंद्र वाला नहीं अनाउंस करता, ये राज्य का जो निर्वाचन आयोग है ये लोग करते हैं। ठीक है, राज्य के निर्वाचन आयोग पे फिर वो डेटें होती है उसे। 329, चुनाव संबंधी किसी भी विषय पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब अगर ऐसा कोई प्रावधान होता है, चुनाव से रिलेटेड कोई विवाद है, तो पहले चुनाव आयोग समझेगा उसे, बाद में अगर कुछ लगता है तब फिर आगे जाएगा, नहीं तो पहले वो चुनाव आयोग समझेगा उसे। तो 329 के तहत चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों का हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक आर्टिकल है जो हमारा 329 ए बताता है। 329 ए क्या कहता है? पीएम तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बारे में है। ठीक है, हेलो, हाँ भैया। ठीक 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 ठीक, आवाज नहीं जा रही थी। 329 में बात हुई थी चुनाव संबंधी विषय पर न्यायालय के हस्तक्षेप का रोक। अगर चुनाव संबंधी कोई दिक्कत आती है तो पहले आप चुनाव आयोग के पास जाइए, फिर अगर कुछ होता है तो फिर हम देखेंगे उसे। 329 ए ये बाद में ऐड हुआ है। तो 329 ए का अगर हम बात करते हैं इसमें, तो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष इनसे संबंधित अगर कोई चुनाव से कोई विशेष प्रावधान करवाना है, कोई अलग से कोई चीज ऐड करवानी है, तो फिर वो 329 ए के तहत ये प्रावधान किया गया है। तो आप क्या देखते हैं कि 324 से लेकर 329 ए तक ये निर्वाचन आयोग के बारे में है। ठीक है, अच्छा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट देख लीजिए जरा। क्या? निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा विधान परिषद के लिए राज्यपाल करते मतलब लोकसभा के जब चुनाव होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव, तो राष्ट्रपति, लेकिन रोल किसका होगा? निर्वाचन आयोग का। ठीक है, और विधानसभा और विधान परिषद के लिए कौन होगा? राज्यपाल। ये करते हैं, लेकिन कहने के लिए नाम मात्र के लोग हैं, करना तो निर्वाचन आयोग को ही होता है। ठीक है ना, लेकिन ये लाइन याद रखना, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करवाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का अगर है तो राष्ट्रपति करवाते हैं, अगर राज्य से रिलेटेड है तो राज्यपाल करेंगे, लेकिन रोल किसका है? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग ही उनको सब बताएगा कब क्या कराना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अयोग्यता संबंधी समझ में आ गया सबको बात? ठीक, अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स, क्या वीवीपैट, ये अभी आपने सुना होगा जो ईवीएम मशीन के साथ लगी होती है। ईवीएम मशीन पे जब आप लोग करते हैं तो एक कागज निकलता है। ठीक है, ईवीएम पे जब आप बटन दबाएंगे, अगर आप जाएंगे अगर चुनाव देने ना, मतलब वोट देने, तो आपको फिर वहां पे वीवीपैट से एक वो निकलता है कागज वगैरह, उसी को बोलते हैं वीवीपैट, वो मशीन है। उसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये उस मशीन का है नाम जो ईवीएम के साथ होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये एक अलग से है, स्लिप निकलती है, तो वीवीपैट कहते हैं उसे, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ये बोलते हैं उसे। ठीक है, स्थानीय निकायों का चुनाव कौन करवाता है? मतलब वो पंचायत और नगर पालिका, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। पंचायत का जो चुनाव है वो किस आर्टिकल में है? 243 के, ये 243 लिखा है, 243 के। तो अनुच्छेद 243 के हमें पंचायत के चुनाव के बारे में बताता है। अनुच्छेद 243 जेड ए ये नगर पालिका के चुनाव के बारे में बताता है। दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना।
कि पंचायत, ये भी हम बात करेंगे 9वां जब पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, पार्ट 9th, तो उसमें हम लोग आएंगे, लेकिन अभी भी इसको रिवाइज कर लो कि 243 के तहत पंचायत के बारे में और नगर पालिका के बारे में 243 जेडे, लेकिन इनका निर्वाचन कराता कौन है चुनाव, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है ना। एक शब्द होता है परिसीमन आयोग। देखो परिसीमन आयोग के बारे में बता दें, ये लोग क्या बोलते हैं, परिसीमन क्या होता है। जैसे आपने कभी देखा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित हो जाता है, उस निर्वाचन क्षेत्र से, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही विधायक उठता है, मतलब एक क्षेत्र होता है ना, एक पर्टिकुलर एरिया तक कि इतना रेंज जो है वो उसमें एक विधायक उठेगा, फिर अगला विधायक दूसरे वाले क्षेत्र से उठता है, मतलब उस क्षेत्र से कोई दो विधायक नहीं खड़े होते एक पार्टी से, मतलब एक ही सीट मानी जाती है ना, जीतेगा तो कोई एक ही, भाई खड़े तो अलग अलग पार्टी के लोग होंगे, लेकिन विधायक तो कोई एक ही बनेगा वहां का। तो परिसीमन आयोग ये वो आयोग होता है जो वो एरिया निर्धारित करता है कि कितनी दूर तक एक विधायक रहेगा, फिर इसके बाद अगला वाला निर्वाचन क्षेत्र अलग हो जाएगा। जैसे सपोज करो यूपी में है, तो अब यूपी में अगर लोकसभा का चुनाव होना है, कितनी सीटें, जितनी भी 80 सीटें जो भी हैं, ठीक है। तो ये कैसे बांटा आपने, ये 80 सीटें आपने लोकसभा की कैसे बांटी, तो पूरे यूपी के उन क्षेत्रों को आपने बांटा होगा ना, कि ये इतना सारा क्षेत्र एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा, ये वाला अगले में आएगा। अरे गांव को समझ लो, जैसे गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, तो जब एक पर्टिकुलर बनता है तो उसमें कुछ गांव आते हैं, फिर अगले वाले के लिए अलग हो जाता है, तो कुछ लिमिटेशन बनाई जाती है ना कि इतने दूर तक का ये इसके अंदर का आएगा, फिर इसका अलग हो जाएगा। उसी को परिसीमन आयोग कहते हैं। वो ये आयोग ये डिसाइड करता है कि कितनी दूर का एरिया इनके अंदर एक के उसमें रखना है, लिमिटेशन, बाउंड्री बना देना। अब इसके लिए कोई बाउंड्री खींची नहीं जाएगी, बस वो ये बता देंगे कि ये 5 गांव जो है ये इनके एक में आ जाएगा, फिर अगले वाले के लिए वो 5 गांव अलग हो जाएगा, ये ऐसे होता है। तो वो सब चीजें होती है, तो वो परिसीमन आयोग ऐसा काम देखता है, ठीक है ना। तो चुनाव क्षेत्रों को निर्धारित करना, पूरा पढ़ोगे जब ना तो ये लिखेगा विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना, कि चुनाव क्षेत्र कहां से कहां तक होगा। तो ये है आपका इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। तो किस आर्टिकल से हमने कहां तक देख लिया स्टूडेंट, 324 से 329 ए तक हमने देख लिया। 324 से कहां तक देख लिया स्टूडेंट, 329 ए तक देख लिया, ठीक है। 324 में हमने क्या बात की, रिवाइज कर लेते हैं, बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। 324 में हम लोगों ने क्या बात की, एक निर्वाचन आयोग होगा, क्या होगा, एक निर्वाचन आयोग होगा, संरचना होगी, कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे, ठीक है। 325 में क्या बात हुई है, 325 में ये बात हुई है कि धर्म, नस्ल, जाति, इसके रंग के आधार पर हम लोग आयोग घोषित नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी सांसद को आयोग घोषित करना है तो राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हेल्प लेंगे और ऐसा वो कर सकते हैं। ये बात किसमें हुई है, एक अनुच्छेद 103 में हुई है। 326 में क्या बात हो रही है, 326 में बात हो रही है वयस्क मताधिकार की, ठीक है। कौन सा संशोधन जो हमें ये बताता है कि जो उम्र है वो 21 से घटाकर 18 की गई, 61वां संशोधन 1988। 327 में हमारी क्या बात हो रही है, 327 में हमारी बात हो रही है कि अगर विधानमंडल का कोई चुनाव है, सीएम से रिलेटेड, एमएलए से रिलेटेड, राज्यों से रिलेटेड, तो उसका अगर कोई प्रावधान करना है तो वो संसद करेगी। लेकिन लोकल लेवल का कोई चुनाव है, पंचायत से रिलेटेड है, नगर पालिका से रिलेटेड है, तो उसके बारे में अगर कोई प्रावधान करना है तो राज्यों की विधानमंडल करेगी। ये 328 में बात हो रही है। 329 में क्या बात हो रही है, कोई विवाद अगर होता है चुनाव संबंधी या समथिंग, तो वो पहले निर्वाचन आयोग देखेगा, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जब कोई दिक्कत होती है तो फिर वो करेंगे। 329 में क्या बात हो रही है, 2 लोगों के लिए बात हो रही है, प्रधानमंत्री और लोकसभा, अगर इनके अध्यक्ष के चुनाव से कोई विशेष प्रावधान करना है तो वो किया जाएगा 329 ए में। क्लियर है, तो 324 से लेकर 329 ए, क्या हमारी बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। नगर पालिका का चुनाव किसमें है, 243 जेडे में है, 243 जेडे में नगर पालिका से रिलेटेड चुनाव है, और पंचायत से रिलेटेड चुनाव कौन सा है, 243 के है।
243 के है। क्लियर हुआ? वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय कौन करेगा? संसद करेगा। करता कहाँ है? सब तो अपराधी तो लड़ रहे हैं, अधिकार जरूर दे दिया है, लड़ते तो वही हैं सब है? जब तक 2-3 लोग का कुछ काम तमाम ना हो तब तक वो नेता कहाँ बनते हैं। ठीक है, तो बट पावर संसद के पास है। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्शन कमीशन, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये है पार्ट 15। कौन सा है? पार्ट 15। तो आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है, पार्ट 15 भी, ये सब कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कल पार्ट 9 की। कल हमारी बात होगी, ये कल पंचायत बड़ा टॉपिक है, तो कल शायद हमारा पंचायत ही चलेगा केवल। ठीक है, तो कल हम लोग पार्ट 9 की बात करेंगे, पार्ट 9। तो कल हमारा पार्ट 9 कोशिश करेंगे 1.5 घंटे में खत्म हो जाए, तो क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं, इसीलिए हमने इसको स्टार्ट में नहीं पढ़ाया। इसमें देखो पंचायत भी है, इसमें नगर पालिका भी है, और इसमें सहकारी समितियां भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। तो एक प्रकार से 3 टॉपिक एक साथ हैं इसमें। पार्ट 9 भी पढ़ना होगा, पार्ट 9A भी पढ़ना होगा, और पार्ट 9B भी पढ़ना होगा। ठीक है, फाइन है। तो यहां से आपका कंप्लीट, मतलब अब हम लोग गंगा नहाने वाले हैं कुछ ही दिन में, जल्दी सब लोग गंगा नहाएंगे, संगम चलेंगे। ठीक है, और बढ़िया होने वाला है पूरा। बाकी अब आपके ऊपर रहेगा पूरी जिम्मेदारी, कितना याद रखते हो, कितना करते हो। ये कंप्लीट हो जाने दो, फिर हम आपको पीडीएफ वो वाले जो है ना डीपीपी वगैरह वो हम सेंड कर देंगे। ठीक है, डीपीपी वगैरह फिर उसके बाद करके एक साथ प्रैक्टिस करते रहना। तो कल हम लोग बात करेंगे पार्ट 9 की। अच्छा, पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया है, फिर से बता दे रहे हैं, जिनको प्रिंट निकालना हो अपना निकाल लीजिए, एक क्रम से है वो पूरा, और बहुत है, इसके बाहर तुमको इवन किताब भी नहीं पढ़नी। ठीक है, तुमको किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम खाली नोट्स पढ़ो, जो डीपीपी दी जाए क्वेश्चन लगे तुम सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो ना सीधे, थ्योरी क्या पढ़ोगे इधर उधर। अब जो पीडीएफ उससे पढ़ो, जो प्रैक्टिस सेट है उसको लगाओ, जो भी किताब के हैं या समथिंग, देखो बनते हैं नहीं बनते हैं, उससे प्रैक्टिस करो अपना। ठीक है सर, व्हाट्सएप पर जो पीडीएफ भेजे हैं उसके, अरे अब क्या पीडीएफ भेजे व्हाट्सएप पे भाई, जब तुम्हारे टेलीग्राम पे ही पूरा अपलोड कर दिए हैं। बेवकूफ है होगा तुम लोग बिल्कुल है, जब एक क्रम से अपलोड कर दिए हैं है? चलो, तो कल हमारा हो जाएगा 9वां चैप्टर शुरू, पार्ट 9। आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, तुम लोग का खाना तो हो गया होगा, हो गया ना? अभी नहीं? अरे ठीक है, हमारा भी नहीं हुआ है, अब जा रहे हैं। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ाई करिए, बिल्कुल सिलेक्शन इसी बार चाहिए।